अयोध्या, जहां की हर गली में गूंजती है रामधुन। इसी रामधुन के बीच एक और आवाज गूंजी थी साल 2024 में 29 जुलाई के दिन। एक 12 साल की बच्ची की आवाज, दलित समाज से आने वाली एक बच्ची की आवाज जो 2 महीने की गर्भवती थी। मां ने जाकर पूरा कलंदर थाना में एफआईआर लिखवाई, इन आरोपों के साथ कि बच्ची का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया और उसके साथ लंबे वक्त तक बलात्कार किया गया। एफआईआर में लिखवाए गए 2 नाम, मोहित खान और राजू खान। मोहित खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं और राजू खान उनकी बेकरी में काम करते हैं। माने राजनीति का प्रभाव था। पीड़ित बच्ची की मां ने आरोप लगाए कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, मगर खबर तो फैल चुकी थी। फिर आरोपी भी मुस्लिम समाज से था। ऐसे में एक्टिव हो गई विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और निषाद पार्टी। यह मामला इतना राजनीतिक हो चुका था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को विधानसभा तक उठाया। माने खूब राजनीति हुई, इतनी ज्यादा कि मोहित खान के घर तक को बुलडोजर चलवाकर तोड़ दिया गया। बवाल ज्यादा बढ़ा तो पुलिस ने मोहित खान और राजू को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों बाद इन पर पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाते हुए जेल भेज दिया गया। मगर अब करीब 2 साल के बाद मोहित खान का नाम फिर से चर्चा में है। कारण, कोर्ट ने मोहित पर लगे सारे दोषों को खारिज कर दिया है, यानी अब उन्हें रिहा किया जाएगा। क्यों रिहा किया जाएगा? क्योंकि पुलिस की जांच में उनका डीएनए मैच नहीं हुआ। सिर्फ बेकरी में काम करने वाले राजू खान का डीएनए मैच हो पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निरुपमा विक्रम के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया कुछ सवालों से पट गया है कि क्या मोहित खान के 2 साल वापस किए जा सकते हैं? मोहित खान के गिराए गए घर और दुकान फिर से बनवाई जा सकती है? ऐसे ही बहुत से सवाल। आज इस वीडियो में हम आपको इन बातों के जवाब तो देंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे मोहित खान कौन है, इस पूरी घटना में मोहित खान की गिरफ्तारी से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ है, किसने क्या कहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। अयोध्या में एक इलाका पड़ता है भदरसा। पीड़ित बच्ची अपनी मां और 2 बड़ी बहनों के साथ रहती है। करीब कुछ सालों पहले पिता की मौत हो गई थी। ऐसे में घर का खर्चा मां और बहनें मजदूरी करके चलाती थी। पीड़ित बच्ची भी अपनी मां और बहनों के साथ जाया करती थी। आरोप है कि प्रेगनेंसी से करीब 2.5 महीने पहले बच्ची खेत से काम करके वापस आ रही थी, तभी उसे राजू मिल गया। उसने कहा, मालिक मोहित खान ने तुम्हें बेकरी में बुलाया है। जब लड़की गई तो उसके साथ गैंगरेप किया गया, फिर वीडियो बना लिया गया। आरोप है कि इसी वीडियो के सहारे कई बार बच्ची के साथ रेप किया गया। 2 महीने बाद जब बच्ची की गर्भवती होने की खबर मिली तो एफआईआर हुई, प्रदर्शन हुआ और मोहित खान के साथ राजू खान को गिरफ्तार किया गया। इधर मोहित खान गिरफ्तार हुआ, उधर पूरे देश की राजनीति फिर से अयोध्या शिफ्ट हो गई। माने बच्ची को न्याय मिलता रहेगा। पहले हमारे नेता लोग ये देख लें कि किसे साधेंगे तो कितने वोट मिलेंगे, क्योंकि मामला नाबालिग बच्ची से जुड़ा था, ऊपर से दलित। 1 अगस्त 2024 को विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी ने इसे सीधे समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया। कहा, सांसद के साथ मोहित खान का उठना बैठना है, नाबालिग दलित बच्ची के साथ इसने रेप किया है। बावजूद इसके अभी तक सपा ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये पार्टी अपराधियों को पालने का काम करती है। ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी, क्योंकि बच्ची को अबॉर्शन के लिए लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। तो विधानसभा में हल्ला बोलने के बाद मुख्यमंत्री पीड़िता से मिलने अस्पताल भी पहुंचे थे। उसकी मां से भी मुलाकात की थी। ये वही वक्त था जब बुलडोजर योगी आदित्यनाथ की छवि का एक अहम हिस्सा बन चुका था। माने अब बारी थी बुलडोजर एक्शन की। प्रॉपर्टी तोड़ने की बात अभी खबरों में पैर पसार ही रही थी कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान ने और विवाद को तूल पकड़ा दिया। अखिलेश ने मांग कर दी कि मामले में आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। अगर डीएनए टेस्ट नहीं होता है तो भाजपा के आरोपों को बायस्ड माना जाएगा। अखिलेश की इस मांग पर भाजपा बिफर गई। आरोप लगाया कि अखिलेश यादव अपने पार्टी के नेता को बचाने के लिए क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने अखिलेश पर हमला किया तो बसपा प्रमुख मायावती भी मैदान में उतर आईं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सपा सरकार के दौरान भी ऐसे मामलों में डीएनए टेस्ट की परंपरा थी। अखिलेश के बयान को काउंटर करने वाली भाजपा और बसपा को तब और बल मिल गया जब पीड़िता की मां ने कुछ अहम खुलासे कर दिए। इंडिया टुडे से बात में आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी के लोकल लीडर्स ने उन पर मामले को दबाने और शिकायत वापस लेने के लिए पैसों का लालच दिया था। भदरसा नगर पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद राशिद ने मामले को रफा दफा करने के लिए समझौता करने को कहा था। यह बात पीड़िता की मां ने कही थी। जबकि दूसरी ओर सांसद अवधेश प्रसाद कह रहे थे, सरकार जानबूझकर एक समुदाय विशेष और विपक्ष को निशाना बना रही है। 71 साल के बुजुर्ग को राजनीतिक निशाना बनाया जा रहा है, यह अवधेश प्रसाद कह रहे थे, जो सांसद है। प्रदेश के इन बड़े नेताओं के बीच बयानबाजियां तेज हुई। उधर 3 अगस्त 2024 को मोहित खान की बेकरी को अवैध बताकर बुलडोज कर दिया गया।
बहुत हल्ला मचा, विवाद हुआ कि किसी के व्यापार को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर फिर तैयार हो गया। इस बार तारीख चुनी गई 22 अगस्त 2024। बारी थी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की, उसे भी तोड़ दिया गया। उधर कोर्ट में केस चल ही रहा था। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच तक पहुंचा। कोर्ट ने 21 सितंबर 2024 को आदेश दिया कि फोरेंसिक लैब एक हफ्ते के अंदर डीएनए रिपोर्ट पेश करे। 30 सितंबर 2024 को जब सील बंद रिपोर्ट खुली तो तथ्यों ने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट में साफ हुआ कि पीड़िता के गर्भ में जो सैंपल लिए गए हैं वो मोहित खान के डीएनए से मैच नहीं हुए, जबकि नौकर राजू खान का डीएनए पॉजिटिव आया। सरकारी वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि गैंगरेप के मामलों में डीएनए किसी एक का ही मैच होता है और राजू की उम्र करीब 20 साल होने के कारण उसके द्वारा प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा थे। वकील ने यह भी कहा कि डीएनए मैच न होने का मतलब यह नहीं कि मोहित खान अपराध में शामिल नहीं थे। पीड़ित पक्ष की ओर से मुकदमे के दौरान करीब 14 गवाह पेश किए गए थे, जिनमें पीड़िता, उसकी मां, डॉक्टर और जांच अधिकारी शामिल थे। उधर मोहित खान के वकील की दलील थी कि उनके मुवक्किल को फंसाने का कारण सिर्फ राजनीतिक रंजिश है, जबकि उनके खिलाफ कोई भी ठोस वैज्ञानिक रिपोर्ट या सबूत नहीं है। पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष के बीच केस का सबसे कमजोर हिस्सा वो था कि ब्लैकमेलिंग का हवाला दिए जाने वाला वीडियो कोर्ट में पेश नहीं किया गया। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक घटना स्थल को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन रहा। पुलिस की ओर से घटना की जगह बेकरी के बाहर एक पेड़ के नीचे बताई गई, जबकि आरोपों में दुष्कर्म बेकरी के अंदर होना बताया गया था। करीब 1.5 साल तक चली इस कानूनी लड़ाई में एक बहुत अहम फैसला आया 29 जनवरी 2026 को, जब विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निरुपमा विक्रम की अदालत ने मोहित खान को सबूतों की कमी और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर बरी कर दिया, जबकि उनके नौकर को कोर्ट ने दोषी पाया और अब उसे सजा सुनाई जाएगी। लंबे वक्त के बाद आए इस फैसले ने जैसे ही मोहित खान को बरी किया, उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन पीड़ित पक्ष और वकील इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। पीड़ित पक्ष कहना है कि अब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे, क्योंकि पीड़ित पक्ष का मानना है कोर्ट ने डीएनए को ज्यादा प्रायोरिटी दी, जबकि पीड़िता की गवाही को नजरअंदाज किया। चलिए अब उस डीएनए टेस्ट के बारे में जानते हैं जिसके आधार पर मोहित खान को बरी किया जा रहा है। ज्यादातर डीएनए टेस्ट के लिए कानूनी अनुमति की जरूरत नहीं है, जैसे पैटर्निटी, मैटरनिटी, जीपीएस ओरिजिन्स के लिए अनुमति नहीं ली जाती। लेकिन रेप केस में डीएनए मैच के लिए कोर्ट का आदेश लेना जरूरी है। उसमें भी दोनों पक्षों की अनुमति के बाद कोर्ट इस पर कोई फैसला देता है। जब कोर्ट अनुमति दे देता है तो शख्स के बाल, खून, स्किन और एमनियोटिक फ्लूइड्स का सैंपल लिया जाता है। आपको बता दें कि एमनियोटिक फ्लूइड्स गर्भावस्था में बच्चे के चारों ओर मौजूद तरल पदार्थ होता है। मोहित खान को अदालत ने बरी कर दिया है, मगर पीड़ित पक्ष की क्या हर बात झूठ ही मान ली जाए? नेताओं की धमकी, पैसा लेकर मामला रफा दफा करना, हर चीज। हम ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि मोहित खान की छवि कोई मसीहा वाली नहीं है। उनका नाम भी पहली बार बड़ा हुआ था साल 2012 में, जब भदरसा में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के थे। आरोप लगे थे कि पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद अहमद ने ही इस दंगे की नींव रखी थी। इसमें मोहित खान का नाम भी शामिल था, मगर मोहित खान सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि तब अयोध्या में सपा की ओर से बड़ा नाम रखने वाले अवधेश प्रसाद उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। मोहित का रसूख आप इस बात से समझ सकते हैं कि साल 2012 में भी भदरसा में एक पुलिस चौकी बनवाई गई और ये चौकी मोहित की प्रॉपर्टी पर खोली गई है। फिलहाल तो इस पूरे मामले में अयोध्या फिर से चर्चा में है। एक तरफ जहां मोहित खान का परिवार संपत्ति और इज्जत जाने की भरपाई कभी नहीं हो पाने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ मासूम बच्ची और उसका परिवार अब भी न्याय की अगली दहलीज की ओर देख रहे हैं, जबकि राजनीतिक दलों के लिए यह मुद्दा एक दूसरे पर वार पलटवार का जरिया बन रहा है, जो शायद आगे यूं ही चलता रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया।